जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के बीकॉम सेमेस्टर 3 का सिलेबस को हम लोग देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो बीकॉम सेमेस्टर 3 में जो कोर पेपर में पढ़ना है पहला वो है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं ये टोटल 100 मार्क्स का पढ़ना है, जिसमें से 80 नंबर और 80 मार्क्स आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होता है, जिसमें हम लोग 80 में से हमको पास होने के लिए कम से कम 32 नंबर चाहिए यानी 32 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। और आपका 20 मार्क्स का आपका है इंटरनल जो कॉलेज से जाता है, और इस 20 मार्क्स में हमको कम से कम 4 नंबर यानी 4 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। यानी टोटल जो है आपका 100 मार्क्स का है, जिसमें 80 मार्क्स का आपका सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का कॉलेज से जाएगा, और कुल मिला के हमको 100 नंबर का एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत सिलेबस। हम लोग सिलेबस में देख रहे हैं टोटल यहाँ पे हमको पढ़ना है 5 यूनिट, यानी इस 5 यूनिट में से 5 यूनिट के अंदर हमको टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से हमको 4 क्वेश्चन का आंसर करना होता है, जिसमें कभी कभी क्वेश्चन नंबर 1 अनिवार्य होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और कुल मिला के वो 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 20 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखते हैं HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत सबसे पहले उसका कंसेप्ट है, उसका फंक्शन है। कंसेप्ट यानी HRM क्या है इसके बारे में, फिर उसका फंक्शन यानी HRM का कार्य क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या कार्य है, फिर उसकी भूमिका है, फिर दे रहा है क्या स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज ऑफ HR है। ठीक है, उसके बाद दे रहा है मैनेजर HR पॉलिसीज यानी HR ह्यूमन रिसोर्स की क्या नीति है, पॉलिसी। इवेल्यूएशन, तो आप जान रहे हैं कि उसका मूल्यांकन होता है, इवेल्यूएशन ऑफ HRM यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मूल्यांकन हम लोग कैसे करेंगे। इमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, और है क्या वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट, डाउजिंग BRS HR मैंने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूनिट टू भी इम्पोर्टेंट है आपका, दे रहा है क्या एक्वाइजिशन ऑफ HR ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्वांटिटिव एंड क्वालिटिव डायमेंशन। क्वांटिटिव यानी गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, जॉब एनालिसिस मतलब जो जॉब होता है उसका विश्लेषण, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट मतलब आप जान रहे हैं नियुक्तिकरण होता है, तो उसका पूछ रहा है कंसेप्ट एंड सोर्सेस यानी रिक्रूटमेंट यानी नियुक्तिकरण क्या है, और उसका सोर्सेस यानी स्रोत क्या है, यानी नियुक्तिकरण जो लोग किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था में जो कर्मचारी का जो नियुक्ति करते हैं उसका सोर्सेस क्या होता है। तो इसमें बहुत सारा सोर्सेस है, जैसे हम लोग प्लेसमेंट सेल वगैरह से लगाते हैं उसी तरह से। फिर है सिलेक्शन यानी चयन, जिसको हम लोग बोलते हैं चयन करना, कंसेप्ट एंड प्रोसेस यानी चयन का कंसेप्ट क्या है और उसका प्रक्रिया क्या है। उसके बाद है टेस्ट एंड इंटरव्यू यानी जो उसका होता है सिलेक्शन का प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, टेस्ट एंड इंटरव्यू, प्लेसमेंट, इंक्लूजन। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 हो गया। यूनिट थ्री में पढ़ना है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब होता है प्रशिक्षण और विकास। तो प्रशिक्षण और विकास में पढ़ना है उसका कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस यानी कंसेप्ट है उसका महत्व है, आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स यानी उसको मतलब क्या आवश्यकता है, नीड मतलब वही होता है, डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, रोल स्पेसिफिक एंड कॉम्पिटेंसी, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट। ठीक है, ये यूनिट 3 में पढ़ना है। यूनिट 4 में जो आपको पढ़ना है वो है परफॉर्मेंस अप्रिशियल
नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मेंस, एप्रिसियल पोटेंशियल, एप्रिसियल एंड एम्प्लॉई काउंसलिंग, जॉब चेंजेस। जॉब चेंजेस के अंतर्गत पढ़ना है ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र मतलब होता है एक जगह से दूसरे, हस्तांतरण जिसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेजना या एक पोस्ट पद से दूसरे पद पर भेजना। प्रमोशन मतलब होता है पदोन्नति, यानी उसका पोस्ट में प्रमोशन होना। उसके बाद है क्या, कंपनसेशन कंसेप्ट एंड पॉलिसीज, जॉब इवैल्यूएशन, मेथड ऑफ वेजेस पेमेंट, यानी जो वेजेस हम लोग जो मजदूरी देते हैं उसका मेथड क्या होता है, एंड इंटेंटिव प्लान, फ्रिंग बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस लिंक्ड कंपनसेशन। ठीक है। और जो आपका है यूनिट 5 यानी लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट यूनिट है, वो आपको पढ़ना है मेंटेनेंस, एम्प्लॉई हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ यानी स्वास्थ्य और उसकी सुरक्षा, एम्प्लॉई वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, एम्प्लॉयर यहाँ से आपका चेंज होता है, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई रिलेशन एंड ओवरव्यू, ग्रीवांस हैंडलिंग एंड रिड्रेस ऑल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, काउजेज एंड सेटलमेंट, मशीनरी। तो इस चैप्टर के अंतर्गत हमको 5 यूनिट में ये सब पढ़ना है, जिसका हम लोग रेफरेंसेस बुक में दे सकते हैं। 2 रेफरेंसेस बुक जो हम लोग इधर जनरली चलता है विनोबा भावे के अंतर्गत, वो है एक डॉक्टर गौरव संकल्प, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, जिसका इंग्लिश मीडियम है, और ये हिंदी मीडियम ही इसी पब्लिकेशन का आता है। ठीक है, नीचे दिया हुआ आपका हिंदी मीडियम में। अब हम लोग दूसरा जो देख रहे हैं वो आपका देखिए कॉरपोरेट अकाउंटिंग। कॉरपोरेट अकाउंटिंग आपको पढ़ना है, कॉरपोरेट निगमीय लेखांकन। ठीक है, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 100 मार्क्स का है वो 80 मार्क्स का एक्सटर्नल है और 20 मार्क्स का इंटरनल है। जो 80 मार्क्स का एक्सटर्नल है वो हम लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं, जो 20 मार्क्स का इंटरनल है वो कॉलेज से जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग को 100 नंबर 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और जिसमें 80 नंबर हम लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देंगे, 20 नंबर कॉलेज से जाएगा। तो देखते हैं कि इसके अंतर्गत इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंतर्गत हमको टोटल यहाँ पर भी 5 यूनिट पढ़ना है। तो 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो आपका दे रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, यानी अकाउंटिंग यानी जो लेखांकन है वो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। तो ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर हम लोग इंटर में भी पढ़ चुके हैं, जो 12th में पढ़ना था आपको, शायद पता नहीं आप पढ़े कि नहीं, लेकिन ये 12th में पढ़ना है जैक बोर्ड में। तो इसमें दिया हुआ इशू फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मतलब जब्त करना, एंड री इशू फॉरफिटेड शेयर, यानी जो शेयर हम लोग जब्त करते हैं वो उसको हम लोग री इशू भी करते हैं। उसमें दिया हुआ है थियोरेटिकल पार्ट में कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग दिया हुआ है, लेकिन ये लग रहा है वर्ड गलत है। इशू ऑफ राइट एंड बोनस शेयर, यानी राइट अधिकार और जो बोनस शेयर हम लोग जारी करते हैं उसका दिया हुआ है। पेबैक शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि ये मैक्सिमम इंटर का चैप्टर है, तो ये थोड़ा सा देखने वाला चीज़ है और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। यूनिट 2 हम लोग देख सकते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आपको तो पहले ही पता है कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना पड़ता है फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो वही यहाँ पे कह रहा है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ कॉर्पोरेट इंटाइल्स एक्सक्लूडिंग कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिम्यूनरेशन, डिस्पोजल ऑफ कंपनी प्रॉफिट। तो ये भी कमोबेश इंटर का ही चीज़ है और ये भी फाइनल अकाउंट है। ये तो भी चैप्टर अच्छा है, देखिएगा आप लोग थोड़ा सा। तीसरा चैप्टर है आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ना है आपको। यहाँ पे जो आपको पढ़ना है ये थोड़ा सा चैप्टर देख सकते हैं, दिया हुआ है क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो हम लोग 12th में पढ़ चुके हैं जैक बोर्ड के अंतर्गत, और
शायद ये सीबीएसई बोर्ड में भी है। एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर ये नया चीज़ है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर कंसेप्ट एंड कैलकुलेशन, सिंपल प्रॉब्लम ओनली, तो सिंपल प्रॉब्लम ओनली दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी ये चैप्टर भी ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। और हम लोग से देखते हैं यूनिट 4 के अंतर्गत अमलगमेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का एकीकरण। अमलगमेशन मतलब होता है एकीकरण, यानी एक होना। तो यहाँ पर होता है क्या, दो या दो से अधिक कंपनियां जब मिल के एक साथ मर्ज होकर कोई नई कंपनी की स्थापित होती है, अमलगमेशन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एक्सक्लूडिंग इंटर कंपनी होल्डिंग, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक्सक्लूडिंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर हम लोग ये यूनिट 4 का देख रहे हैं, ये अमलगमेशन ऑफ कंपनीज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से मैथमेटिकल भी आता है, थ्योरेटिकल भी आता है। तो मैथमेटिकल के ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप देख लेंगे, थोड़ा सा अच्छा से देख लीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का यूनिट 5 है अकाउंटिंग फॉर होल्डिंग कंपनी, यानी इसको हम लोग बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी पढ़ना है, तो दे रहा है यहाँ पे अकाउंट्स फॉर होल्डिंग कंपनी, पेरेंट्स कंपनी, पेरेंट कंपनी मतलब होता है वही, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है आपका प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी होल्डिंग और सब्सिडी कंपनी जब दोनों का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं विथ वन सब्सिडी कंपनी, यानी एक सहायक कंपनी के साथ। रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। और आपको यहाँ पर एक और पढ़ना है चैप्टर लिक्विडेशन। तो ये दो चैप्टर है, होल्डिंग कंपनी और लिक्विडेशन। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अदरवाइज दोनों है तो आप दोनों देख लीजिएगा, लेकिन होल्डिंग कंपनी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो रिकमेंडेड बुक है वो एक शुक्ला का आता है, ठीक है, और आपका ये एससी गुप्ता का भी शायद आता है, और इधर जो जनरली चलता है वो शायद भवन पब्लिकेशन का होता है, या तो एसबीपीडी का भी बुक होता है। तो यहाँ देख सकते हैं जो 9 और 10 है एस एम शुक्ला का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, शायद भवन पब्लिकेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों आता है। और एक देख सकते हैं डॉक्टर एस के सिंह जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एसबीपीडी पब्लिकेशन, इसका भी हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन आता है। तो ये दोनों मतलब इधर ज़्यादा चलने वाला है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। दोनों बुक में कोई भी दोनों बुक अगर लेंगे तो दोनों इम्पोर्टेंट बुक होता है। अब हम लोग तीसरा जो देखने वाले हैं वो है अब जो हम लोग देखने वाले हुए हैं तीसरा वो है डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, डायरेक्ट टैक्स मतलब हो गया ये प्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर उसमें जो है, तो इसके अंतर्गत भी हम लोग क्या करने वाले हैं, 100 नंबर का पढ़ने वाले हैं। 100 नंबर में क्या है, 80 नंबर आपका एक्सटर्नल है और 20 नंबर का जो आपका है वो आपका इंटरनल है। तो यहाँ पर भी उसी तरह ऊपर में जिस तरह हम लोग देखें 80 नंबर हम लोग सेंटर पर एग्ज़ाम देंगे, 20 मार्क्स कॉलेज से जाएगा जिसमें हम लोग इंटरनल वगैरह एग्ज़ाम वगैरह देता है, और उसका स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अब इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि टोटल 4 यूनिट पढ़ना है। तो 4 यूनिट में पहला यूनिट जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं यूनिट पहला में दिया हुआ है बेसिक कंसेप्ट इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, पर्सन, एसएससी, असेसमेंट ईयर मतलब वही वित्तीय वर्ष, ठीक है, और प्रीवियस ईयर मतलब गत वर्ष जो पिछला वर्ष बीता सो, ग्रोस टोटल इनकम, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पेन, रेसिडेंशियल स्टेटस यानी उसका जो आवासीय स्थिति है वो कैसे होगा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10, यानी ये भी थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। एग्जम्प्टेड इनकम अंडर सेक्शन 10 यानी अंडर सेक्शन 10 जो है इनकम आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो इनकम अंडर सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या क्या छूट मिला हुआ है वो चीज़ पढ़ना है यहाँ पे।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे इन यूनिट 2 कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, यानी जो इनकम आय का जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे कि टोटल इनकम इस अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है दोनों चैप्टर आपका सैलरीज यानी इनकम फ्रॉम सैलरीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ से दोनों चैप्टर से क्वेश्चन जनरली आते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों चैप्टर आप मैथमेटिकल है, थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल है, तो यहाँ से मैथमेटिकल आपका ज़्यादा आता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। चलते हैं यूनिट 3 में देखने के लिए। तो यूनिट 3 में दे रहा है कंपटीशन इफ़ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स, तो यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, और दिया हुआ कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यहाँ तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यानी 3 क्वेश्चन तो यहाँ से आते ही आते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन अथवा प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये दोनों में से कोई एक चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 चैप्टर जो है मैथमेटिकल है, तो आप थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये थोड़ा सा अच्छे से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये पांचों चैप्टर से जनरली मैथमेटिकल पूछता है। चौथा यूनिट में है जो सबसे लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का, वो टोटल इनकम एंड टैक्स कंप्यूटेशन। तो इनकम फ्रॉम अदर पर्सन इंक्लूडेड इन एसएससी टोटल इनकम, एग्रीगेशन ऑफ इनकम एंड सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यानी जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें हम लोग क्या क्या डिडक्शन ले सकते हैं या दिया जा सकता है, रिबेट एंड रिलीफ्स, क्या क्या छूट मिल सकता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति विशेष, यानी किसी एक का हम लोग तो जो टोटल इनकम है वो कैसे निकालेंगे। तो हो सकता है वो 5 जो हम लोग पढ़े 5 सोर्स उस व्यक्ति या संस्था का जो है व्यक्ति का इनकम हो, तो उससे हम लोग निकालते हैं। और जो दिया हुआ है टैक्स रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी इस सब्जेक्ट में इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपका मैथमेटिकल अगर यदि देखना है तो ये 5 चैप्टर जरूर देखेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम प्रॉफिट गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो ज़रूर देख लेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। अब रहा रिकमेंडेड बुक्स, तो रिकमेंडेड बुक्स के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आर.के. जैन जो SBPD पब्लिकेशन का बुक आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आता है। और जो नेक्स्ट है वो डॉक्टर S.C. मेहरोत्रा, ये भी बहुत अच्छी बुक होती है, और ये आपका आता है साहित्य भवन पब्लिकेशन से, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से आता है। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो नेक्स्ट चैप्टर, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आपका ऑप्शनल है। ठीक है, यानी आप चॉइस कर सकते हैं कि हमको क्या रखना है। अगर एक है क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स, अगर मेरा मैथमेटिकल पार्ट अच्छा होता है तो हम लोग क्या करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो या तो हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स रखेंगे या तो बिजनेस मैथमेटिक्स, ये मेरा ऑप्शनल है और चॉइस बेस्ड है। तो जिस विद्यार्थी या जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा होता है तो जनरली बिजनेस मैथमेटिक्स रखता है, और जिसका मैथ बहुत अच्छा नहीं होता है वो क्या करते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स रखते हैं। तो आप अपने अनुकूल देख लेंगे कि हमको रखना क्या है। अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स रखना है तो ये भी टोटल आपका 100 मार्क्स का आने वाला है। हम लोग 100 नंबर का इसमें पढ़ने वाले हैं, तो ये 80 मार्क्स का आपका इंटरनल जाता है, और 80 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है जो हम लोग सेंटर पर जाके एग्ज़ाम लिखते हैं, और ये 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है जो कॉलेज के माध्यम से हमको मिलता है। ठीक है, तो बिजनेस मैथमेटिक्स भी इसी तरह होने वाला है, वहाँ पर भी 100 नंबर का है जिसमें से 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा जो सेंटर पर एग्ज़ाम देते हैं, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा जो आप कॉलेज के द्वारा आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 पेपर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैथमेटिक्स, तो दोनों में से कोई एक चॉइस करना है। तो जो आप चॉइस करेंगे उसके आधार पर देख लेंगे। अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर हम लोग देखना है तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में देख सकते हैं कि टोटल जो यहाँ पे पढ़ना है वो आपको 5 यूनिट पढ़ना है, और यही 5 यूनिट के अंदर ही आपका सिलेबस रहेगा, और यहीं से आपका टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि इतना पढ़ेंगे तो टाइमिंग आपका ज़्यादा लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे आप। ये आपका यूनिट 1, ये यूनिट 1 और 2 का है, जो आप अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे अपना। और जब हम लोग चाहेंगे तो ये 3 का है, 3 यूनिट्स में इतना पढ़ना है, 4 और 5 यूनिट्स का इतना है। तो ये 5 यूनिट्स आप अच्छे से देख लेंगे। अगर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ना है तो ये भी 100 मार्क्स का है, वही 80-20 रेशियो में है। तो यहाँ पे यूनिट की जगह लिखा हुआ है मॉड्यूल फर्स्ट। तो मॉड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपको इतना पढ़ना है। ये सारा चैप्टर अलजेब्रा के अंतर्गत, अलजेब्रा में ये सारा चीज़ पढ़ना है, जैसे में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी सब दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये आपको देखना है। ये टोटल सिलेबस है, बहुत टाइमिंग लग जाएगा इसको पढ़ने में, इसको समझाने में। और मॉड्यूल 2 के अंतर्गत इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स। ये इंटर में भी था, आईकॉम में भी पढ़ना था, और साइंस वाले को तो पढ़ना ही था इंटर में। और यहाँ पे दे रहे हैं मॉडल 3 में, ये आपको देखना है, ठीक है। और एक चैप्टर आपका आता है सेक, 3 कोर हो गया, एक जी हो गया, जेनरिक इलेक्टिव, ठीक है। 3 कोर हो गया। जेनरिक इलेक्टिव जो आप अभी सिलेक्शन करने वाले हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स, ये आपका जीई जेनरिक इलेक्टिव हो गया। और ऊपर जो आप तीनों सब्जेक्ट पढ़े, अब हम लोग देखे जो तीनों सब्जेक्ट, वो आपका था कोर ग्रुप का। आप एक आता है सेक, जो आप पढ़ते हैं AECC, सेमेस्टर 1 और 2 में AECC पढ़ते हैं। सेमेस्टर 1 में AECC हिंदी या इंग्लिश, और सेमेस्टर 2 में आप पढ़े होंगे EBS। उसी की जगह ये सेक होने वाला है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, ये आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, टोटल आपका 40 नंबर का एग्ज़ाम आएगा। तो ये टोटल है 50 नंबर का, ठीक है। लेकिन ये 50 नंबर जो है, इसमें से 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जो सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, और 10 नंबर जो कॉलेज से जाएगा। ये 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो ये 40 में हमको कम से कम 16 नंबर लाने होते हैं, यानी यहाँ पे 16 लाने हैं, और यहाँ पर कम से कम 4 लाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल 50 मार्क्स का पढ़ना है, और 50 में से 40 हमको सेंटर पर आएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, जिसमें 16 नंबर लाना है। और 10 मार्क्स का जो इंटरनल होता है, वो हमको 4 मार्क्स लाना है। तो ये आपका दोस्तों, आपका ये सिलेबस है, इसको आप देख लेंगे अच्छे तरीके से। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन होता है, उसको आप बेल आइकन को दबा लें, ताकि कोई नया वीडियो बने, नया चीज़ लगे, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और इससे संबंधित कॉमर्स, खासकर कॉमर्स सब्जेक्ट से संबंधित और कोई जानकारी प्राप्त करना हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके यूट्यूब चैनल पे।